हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। टीच विथ करण सर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस क्लास के अंदर बेसिक अकाउंट्स के अंदर हमने इंडिविजुअल अकाउंटिंग को देखा था। मतलब सर, इंडिविजुअल अकाउंटिंग का मतलब एक सिंगल पर्सन अगर किसी बिजनेस को करता है तो उसकी अकाउंटिंग किस तरह से होती है, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग, बैलेंस शीट किस तरह से प्रिपेयर की जाती है, बैलेंस शीट किस तरह से फाइनल की जाती है, ये सभी क्लासेस हमने प्रीवियस में देख लिए थे। सर, आज हम स्टार्ट करने वाले एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाला है। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और साथ साथ में अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से जल्दी रेड बटन पर क्लिक कर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको अकाउंट्स के रिलेटेड वीडियोस यानी कि पार्टनरशिप अकाउंट्स पढ़ रहे हैं। अब सर, पार्टनरशिप के अंदर आप चाहे कॉमर्स स्टूडेंट है, नॉन कॉमर्स स्टूडेंट, चाहे आप 11th 12th है या फिर बीकॉम है या सीएस सीएस सीएमए, किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट है, ये चैप्टर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक से कवर करने वाला है इस चैप्टर के अंदर। इसके लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। अब हम बात करते हैं सर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कंसेप्ट, यानी कि सर ये पार्टनरशिप अकाउंट्स क्या होता है, इसके बेसिक कंसेप्ट क्या है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस रिवोल्यूशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स क्या होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट्स क्या होता है, कैपिटलाइजेशन के कितने मेथड्स होते हैं, गुडविल के कितने मेथड्स होते हैं, एडमिशन ऑफ पार्टनर्स क्या होता है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स क्या होता है, डेथ ऑफ पार्टनर्स किस समय क्या होता है, ये सभी हम इस क्लास चैप्टर्स के अंदर यानी कि इन आने वाली क्लासेस के अंदर डिटेल में कवर करेंगे। तो आज हम नए चैप्टर्स को स्टार्ट करने वाला है। अगर आपने प्रीवियस के वीडियो नहीं देखे तो आप जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट फुल अकाउंटिंग कोर्स प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको वीडियोस मिल जाएंगे। अब सर हम बात करते हैं पार्टनरशिप अकाउंट्स की। अब हम थोड़ा सा एग्जांपल के साथ समझते हैं तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। हमने प्रीवियस में देखा था कि जैसे मिस्टर राम एक पर्सन है, मिस्टर राम एक पर्सन है, उसने एक बिजनेस स्टार्ट किया, फॉर एग्जांपल मोबाइल ट्रेडिंग का। मोबाइल ट्रेडिंग का बिजनेस स्टार्ट किया। मोबाइल ट्रेडिंग का मतलब है कि सर वो किसी से मोबाइल परचेज करेगा और एज इट इज वो किसी को मोबाइल सेल करेगा। दैट मीन्स कि फॉर एग्जांपल हम ये मान के चलते हैं कि सर 10,000 रुपीज में उसने मोबाइल परचेज किया और 12,000 रुपीज में मोबाइल सेल्स कर लिया, यानी कि ये 2,000 रुपीज का उन्होंने प्रॉफिट कमा लिया। दैट्स कॉल्ड ट्रेडिंग बिजनेस। अब सर राम ने बिजनेस स्टार्ट किया तो जो भी कैपिटल यानी कि बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जितने पैसों की नीड होगी, जितने कैपिटल्स की नीड होगी, वो किसने कंट्रीब्यूट किए, तो मिस्टर राम ने किया। फॉर एग्जांपल राम ने 5 लाख लगाकर इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। अब सर 5 लाख लगाकर इस बिजनेस को उन्होंने स्टार्ट किया। अब इस बिजनेस का जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी प्रॉफिट होगा वो किसका होगा, वो होगा सर मिस्टर राम का। सर अगर लॉस होगा तो किसका होगा, मिस्टर राम का। मतलब सर ये है कि ये जो भी बिजनेस है, उनका जो भी बिजनेस का नाम है, फॉर एग्जांपल राम एंड कंपनी, ये उस बिजनेस का नाम है। तो राम एंड कंपनी का जो ओनर है ना, वो मिस्टर राम है। यानी कि एक सिंगल इंडिविजुअल पर्सन अगर किसी बिजनेस का ओनर होता है ना, तो उसे हम प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कहते हैं। प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के अंदर सिर्फ एक पार्टनर्स होता है, सॉरी एक पर्सन होता है, इंडिविजुअल्स पर्सन होता है, इसलिए उसका एक सिंपल कैपिटल अकाउंट्स प्रिपेयर किया जाता है। लेकिन आज हम यहां पर बात करने वाले हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल राम और श्याम, राम और श्याम ये हमारे फेवरेट कैरेक्टर्स, राम और श्याम ये दो पर्सन हैं। ये किसी कंपनी में जॉब कर रहे थे, किसी कंपनी में वो जॉब कर रहे थे और बॉस ने उनको डांट दिया। बॉस डांटने के बाद वो शाम को चाय के ठेले पे बैठे थे, आराम से सुट्टा उट्टा मार रहे थे। उन्होंने सोचा कि यार ये बॉस बार बार डांटता रहता है और हमें डांट खानी पड़ती है और इतना टाइम हम यहाँ पर देते हैं, इससे बेटर ये है कि हम अपने खुद का बिजनेस क्यों नहीं स्टार्ट कर देते। तो उन्होंने, राम और श्याम ने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, अपन बिजनेस करते हैं। राम ने बोला तुम कौन सा बिजनेस करने वाले हो, श्याम ने बोला तुम कौन सा बिजनेस करने वाले हो। दोनों ने बिजनेस बिजनेस के बारे में पूछा और दोनों ने ये डिसाइड किया कि सिर्फ किसी भी बिजनेस को अगर आप करते हो तो मिनिमम फॉर एग्जाम्पल हम मान के चलते हैं कि 10 लाख रुपीज की नीड पड़ेगी हम जो भी बिजनेस करने वाले हैं। अब तो ये जो कोई भी बिजनेस करने वाला है इसमें 10 लाख रुपीस की नीड होगी और राम के पास इतना बजट नहीं था और न ही श्याम के पास में इतना बजट था। तो राम और श्याम ने सोचा कि क्यों ना हम दोनों साथ में मिलकर बिजनेस करते हैं, यानी कि थोड़ा पैसा आप भी लगाओ, थोड़ा पैसा हम भी लगाते हैं। तो राम ने भी बिजनेस में 5 लाख रुपीस इन्वेस्ट किए, यानी कि 5 लाख रुपए राम ने लगाए और 5 लाख रुपए श्याम ने लगाए। दोनों ने 5 लाख रुपीस लगाकर इस बिजनेस को स्टार्ट किया।
दैट मीन्स कि हम ये बोल सकते हैं कि सर इस पार्टनर्स के अंदर, यानी कि ये जो फर्म है, ये जो बिजनेस बनने वाला है, ये इसमें दो पार्टनर्स है, यानी कि दो पर्सन्स है जो इस बिजनेस के ओनर होंगे। कौन कौन से? मिस्टर वन होगा राम और दूसरा होगा मिस्टर श्याम, यानी कि ये इस बिजनेस के ओनर होंगे। अब सर इस बिजनेस का जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी प्रॉफिट होगा, वो प्रॉफिट किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा? जैसे इंडिविजुअल्स के अंदर क्या था, इंडिविजुअल्स के अंदर एक सिंगल पर्सन जो भी प्रॉफिट होता था वो अपना प्रॉफिट रख लेता था। क्यों? क्योंकि वो बिजनेस का ओनर खुद ही था। लेकिन यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? यहां पर दो पार्टनर है, तो जब दो पार्टनर है तो प्रॉफिट भी होगा तो दोनों पार्टनर्स का होगा, यानी कि दोनों पार्टनर्स इनके इस बिजनेस के ओनर है, दो पर्सन इस बिजनेस के ओनर है, राम और श्याम। तो प्रॉफिट भी होगा वो किस बेस पे होगा? राम और श्याम ने जितना कैपिटल लगाया उसके बेस पे, या फिर पहले से जो भी उनका प्रॉफिट डिसाइड होगा पार्टनरशिप डीड के अंदर, उसके हिसाब से सर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यानी कि हम ये बोल सकते हैं सर कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किसके रेशो के हिसाब से? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो अब इसी को हम सिंपल सा बोलते हैं कि दो या दो से ज्यादा, ध्यान से समझना, दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर अगर किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं और एज ए ओनर बनते हैं, उस बिजनेस को पार्टनरशिप फर्म कहा जाता है, पार्टनरशिप बिजनेस कहा जाता है। तो सर पार्टनरशिप बिजनेस के लिए मिनिमम पर्सन की कितनी रिक्वायर होती है? दो की रिक्वायरमेंट होती है। मैक्सिमम कितने पर्सन से पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर काम कर सकते हैं? तो 50% बिजनेस में एज ए पार्टनरशिप फर्म के अंदर काम कर सकते हैं। सर ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर लिखा हुआ है कि किसी भी पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम 50 पीपल हो सकते हैं और मिनिमम 2 पीपल हो सकते हैं। तो सर ये दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर किसी बिजनेस को करते हैं तो उससे क्या होता है? सर पार्टनरशिप फर्म बनती है। अब सर सिंपल सी चीज है कि पार्टनरशिप फर्म को क्या रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, यानी कि जो भी बिजनेस होता है उसका ट्रेड लाइसेंस लेना होगा। हम ये जो कोई भी बिजनेस करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल राम और श्याम, उन दोनों ने क्या किया सर? बिजनेस स्टार्ट किया। तो राम और श्याम ने बिजनेस स्टार्ट किया, उसका नाम रखा फॉर एग्जाम्पल XYZ एंड कंपनी। उन्होंने उस फर्म का नाम रखा XYZ एंड कंपनी, और फर्म है ये एक पर्सन्स मानी जाती है बाय लॉ के हिसाब से, पर्सन्स मानी जाती है। तो उनका भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए ट्रेड लाइसेंस लेने की जरूरत होगी। अब से ट्रेड लाइसेंस किस नाम से ले? यानी कि ये XYZ के नाम से ले, तो क्या XYZ को पहले कहीं पे भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा तब जाके उसका ट्रेड लाइसेंस बोला? का आंसर इज यस। कैसे? सर जब दो या दो से ज्यादा पार्टनर्स अगर साथ में मिलकर काम करते हैं ना, तो पहले उनकी एक पार्टनरशिप डीड बनती है। क्या बनती है सर? एक पार्टनरशिप डीड बनती है। पार्टनरशिप डीड के नॉर्मली 15 to 20 क्लोज होते हैं, वो हम अभी देखने वाले हैं धीरे धीरे। तो सर पार्टनरशिप डीड बनती है। पार्टनरशिप डीड बनने के बाद, यानी कि पार्टनरशिप डीड में क्या लगेगा? ये जो राम है श्याम है, उनके पेन और उनके जो भी आधार कार्ड है उनकी डिटेल्स उनको यहाँ पे लगेगी। किनकी लगेगी? राम और श्याम, जितने भी पार्टनर्स होते हैं किसी भी पार्टनरशिप फर्म में, उनका एक पार्टनरशिप डीड बनाया जाता है। पार्टनरशिप डीड बनाने के लिए उनके पेन नंबर, जो पार्टनर्स है उनके पेन नंबर यहाँ पर लगेंगे। तो इसके हिसाब से एक पार्टनरशिप डीड बनेगी। पार्टनरशिप डीड के आधार पर उनका एक नया पेन कार्ड जनरेट किया जाएगा। किसका? पार्टनरशिप फर्म के नाम से, यानी कि ये XYZ एंड कंपनी के नाम से एक नया पैन कार्ड जनरेट होगा। इंडिविजुअल के केस में क्या होता था सर? इंडिविजुअल के केस में ये होता था कि वो सिंगल पर्सन है, अगर उस बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कराना है यानी कि ट्रेड लाइसेंस लेना है, तो ट्रेड लाइसेंस लेने के लिए अलग से आपको पैन कार्ड जनरेट करने की जरूरत नहीं थी। ये सिंगल पर्सन का जो पैन कार्ड था यही यहां पर काम आता था। लेकिन सर यहां पर तो दो पार्टनर से, चार पार्टनर से, पांच पार्टनर से, तो किसका पेन देंगे? इससे बेटर यही रहता है कि सर फर्म के नाम से एक नया पेन कार्ड जनरेट किया जाता है। तो फर्म जब पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर रजिस्टर्ड होती है तब जाके उसका एक पार्टनरशिप डीड बनता है, और पार्टनरशिप डीड के आधार पर उनका एक नया पेन कार्ड बनता है। सर जिनका भी पेन कार्ड एज ए इनकम टैक्स एक्ट 1962, जिनका भी पेन कार्ड होता है उनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की नीड होती है। तो ये जो पार्टनरशिप फॉर्म है उनका एक सेपरेट पेन नंबर बन रहा है। तो सर इनकम टैक्स रिटर्न कौन फाइल करेगा? अब सर क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पर ये इनकम टैक्स रिटर्न कौन फाइल, यानी कि ये जो भी बिजनेस करेंगे, जिस बिजनेस का जो भी प्रॉफिट होगा, फॉर एग्जांपल पूरे साल का 5 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो 5 लाख के प्रॉफिट पे कौन टैक्स पे करेगा? तो यहाँ पर पेन किसके नाम से? पेन उस
बिजनेस के नाम से है तो बिजनेस पहले यानी कि पार्टनरशिप फर्म पहले टैक्स पे करेगी गवर्नमेंट को एट द रेट 30% फ्लैट रेट के हिसाब से, जो हम आगे डिटेल में डिस्कस करने वाला है। तो सर ये जो पार्टनर्स है ये भी अपने इंडिविजुअल्स इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे? आंसर इज यस सर, आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि इनके भी सेपरेट पेन है, राम और श्याम के भी सेपरेट पेन है, और इनकम टैक्स एक्ट के अंदर राम और श्याम भी पर्सन है और पार्टनरशिप फर्म भी एक पर्सन है, तो वो भी अपना अलग से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगा। आई होप कि आपको यहां तक क्लियर हो चुका है कि सर पार्टनरशिप फर्म क्या होती है। दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर अगर किसी बिजनेस को करते हैं तो उसे पार्टनरशिप फर्म कहा जाता है। ओके, और पार्टनरशिप फर्म के लिए एक पार्टनरशिप डीड बनाई जाती है। पार्टनरशिप डीड के अंदर जो भी क्लोज होते हैं वो क्लोज अब हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। क्लियर? चलिए, यहां पर ये बेसिक कंसेप्ट है। बेसिक कंसेप्ट मतलब व्हेन टू और मोर पर्सन जॉइन हैंड्स टू सेट अप ए बिजनेस एंड शेयर इज प्रॉफिट एंड लॉसेज, दे आर शेयर इन द पार्टनरशिप। क्या बोलते हैं सर? पार्टनरशिप। सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1930 डिफाइंड पार्टनरशिप एज द relation between person who have agreed to share the profit of business carried on by all or any of them active for all। अब सर इसका मतलब क्या? इसका मतलब हम ध्यान से समझना है कि सर ये उन्होंने क्या बोला। उन्होंने बस सिंपल वर्ड्स में बोला सर कि द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल या एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब क्या सर? मतलब ये है कि अगर दो या दो से ज्यादा पार्टनर, फॉर एग्जाम्पल हम ये मान के चलते हैं कि 3 पार्टनर्स है, अच्छा 3 पार्टनर्स बिजनेस में काम कर रहे हैं, उसमें से 2 पार्टनर साइलेंट मोड पे, उन्होंने सिर्फ पैसा इन्वेस्ट कर दिया, अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया, और एक पार्टनर जो है ये एक्टिव पार्टनर, यानी कि सर जो भी पूरा बिजनेस ऑपरेट होता है ये इस पार्टनर के हिसाब से ऑपरेट होता है। ये 2 पार्टनर्स तो जानते भी नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, जबकि जो भी प्रॉफिट आएगा वो ये 2 पार्टनर्स रख लेंगे। तो यहां की या तो तीनों एक साथ मिलकर काम करें, या फिर सबके लिए कोई एक काम करे, सबके लिए कोई 2 काम करे, या फिर तीनों। तो यानी कि एक्टिंग फॉर ऑल, किसी एक पर्सन सबके लिए काम कर सकता है। दैट्स कॉल्ड पार्टनरशिप बिजनेस। पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर और क्या क्या क्लोज है सर? चलिए, द एसेंशियल फीचर ऑफ पार्टनरशिप। सबसे पहले तो यहां पर कि पार्टनरशिप एक्ट यानी पार्टनरशिप फर्म बनने के लिए कौन कौन से 2 ऐसे एसेंशियल पॉइंट्स है जो हमको जानना जरूरी है। तो सबसे पहला होता है सर 2 और मोर पर्सन। सिंपल चीज है सर, पार्टनरशिप फर्म बनेगी 2 या 2 से ज्यादा लोग होंगे। यहां पर बात करते हैं सिंपल। इन ऑर्डर ऑफ फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप देयर शुड बी एटलीस्ट 2 पर्सन कमिंग टुगेदर फॉर कॉमन गोल। कॉमन गोल का मतलब सर एक बिजनेस के लिए 2 या 2 से ज्यादा पार्टनर। इनवर्स मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स फर्म कैन बी 2। देयर इज हाउएवर अ लिमिटेड मैक्सिमम नंबर बाय वर्च्यू सेक्शन 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2030। The central government is powered to prescribe maximum number of participant firm, but number of participant can be more than 100. Central government has prescribed the maximum number of participant firm 50। कितने सर मैक्सिमम कितने पार्टनर्स होने चाहिए? 50 पार्टनर्स होने चाहिए, और मिनिमम 2 मैक्सिमम 50 होने चाहिए। मतलब 50 से ज्यादा अगर हो तो वो कंपनी के अंदर उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। डन? क्या होना चाहिए सर पार्टनरशिप के लिए? सेकंड पॉइंट जो होता है वो होता है सर एग्रीमेंट। यानी कि सर अगर आप पार्टनरशिप फर्म बना रहे हो तो 2 या 2 से ज्यादा पर्सन्स होते हैं, साथ में उनके सबके जो विचार होते हैं वो अलग अलग होते हैं, और एक बार जब पार्टनरशिप स्टार्ट हो जाती है तो सही सही तरीके से पार्टनरशिप स्टार्ट होती है, यानी कि सभी पार्टनर्स एकदम खुश होते हैं क्योंकि वो बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है वैसे पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट होने लगता है, यानी कि कोई पार्टनर्स इधर खींचता है, कोई पार्टनर इधर खींचता है, और ये सब आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर भी देख रहे होंगे। आपस के लोगों को भी देखकर आप ये तो इतना तो अंदाजा लगा सकते हैं कि सर पार्टनरशिप फर्म लास्ट में क्या होती है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या बोला सर, एक एग्रीमेंट बना लो। क्या कर लो? एक एग्रीमेंट बना लो, और एग्रीमेंट बनाने से पहले आपके जो भी क्लोजेज है वो क्लोजेज आप उसमें लिख लो कि आप फ्यूचर में कितना प्रॉफिट लेंगे, कौन कितना विड्रॉल करेगा, कौन कितना कैपिटल लगाएगा, क्या होगा, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, ये सब कुछ एक एग्रीमेंट में लिखा जाता है। तो यहां पर लिखा हुआ है सर, partnership is the result of an agreement between 2 or more person to business share of profit and losses. The agreement becomes the basis of relationship between the partners. It is not necessary that such agreement is written form. In oral agreement is equally valid, but in order to avoid dispute, prefer that the have written has been written agreement. सर ये बोल रहे हैं कि आपको रिटर्न एग्रीमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। अगर ओरल एग्रीमेंट आपने उनको बोल दिया कि आप इतना % 50% आप लोगे, 50% हम लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, इज दैट्स कॉल्ड ओरल एग्रीमेंट। लेकिन आज की दुनिया में, कलयुग के इस समय में सर ओरल एग्रीमेंट कहां तक वैलिड है? आज तक 100 लोग सुबह 1 घंटे पहले क्या बोलते हैं, 1 घंटे के बाद सब चेंज हो जाते हैं सर।
तो आप पूरा बिजनेस किसी को ओरल एग्रीमेंट के कमिट के बेस पे आप कर सकते हो क्या? आंसर इज नो। तो उन्होंने याद में ये भी बोला हुआ कि सर अगर आपके कोई डिस्प्यूट होता है तो इसको अवॉइड करने के लिए आपको रिटन एग्रीमेंट बनाने की जरूरत होगी, क्योंकि सर लिखा हुआ होगा तो बिल्कुल याद रहेगा, और याद क्या रहेगा, आपको पता चल जाएगा कि उस पर क्या लिखा हुआ है। लेकिन आपने किसी को बोला होगा तो वो तो मैंने तो ऐसा बोला था, मैंने आपको ऐसा थोड़ी बोला था, मैंने आपको ऐसा, इस तरह की बातें घुमा देंगे। इससे बेटर ये है कि आप जो भी है एग्रीमेंट है वो एग्रीमेंट हमारा रिटन एग्रीमेंट हो। इसके बाद हम बात करते हैं सर बिजनेस। इसके बाद क्या बात करते हैं? बिजनेस। मतलब सर बिजनेस क्या? बिजनेस की आप किसकी बात कर रहे हो? बिजनेस का मतलब क्या है? सर बिजनेस का सिंपल सा मतलब है कि अगर आप ये जो भी पार्टनरशिप फर्म बना रहे हो ना, इसके लिए बिजनेस करना तो जरूरी है। अगर बिजनेस नहीं होगा तो पार्टनरशिप फर्म किसकी बात की? अब सर एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। फॉर एग्जांपल राम और श्याम, और ध्यान से समझना सर, राम और श्याम ये दो हमारे पर्सन है, ठीक है। राम और श्याम ने क्या किया? एक प्लॉट परचेज किया, एक प्लॉट परचेज किया 4000 स्क्वायर फीट का, 4000 स्क्वायर फीट का एक प्लॉट परचेज किया, और उसका रेट था फॉर एग्जांपल 2000 पर स्क्वायर फीट। जो भी रेट होगा 80,000, 80 लाख के आसपास का जो भी रेट होगा उसके हिसाब से उन्होंने परचेज किया। अब सर ये क्या पार्टनरशिप फॉर्म है? ये क्या पार्टनरशिप बोल सकते हैं क्या इसको? आंसर इज नो। सर इसको को पार्टनर बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? को पार्टनर, यानी कि ये बिजनेस के पार्टनर्स, ये बिजनेस के लिए पार्टनरशिप फर्म नहीं बोल सकते उसको। को ऑनर बोल सकते हैं फर्म के लिए, यानी इस प्लॉट के लिए को ऑनर बोल सकते हैं, लेकिन इसको पार्टनरशिप फर्म नहीं बोल सकते। तो पार्टनरशिप फर्म के लिए आपका बिजनेस होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? बिजनेस होना जरूरी है। द एग्रीमेंट शुड बी कैरी ऑन द सम बिजनेस where co-ownership of the property does not amount of the partnership. For example, if Rohit and Sachin jointly purchase a plot of land, they become the joint owner of the property, not the partners. But if they are the business purchase and sale of land purpose of making profit, they will be called a partners. मतलब सर ये बोल रहे हैं कि अगर आपने एक प्लॉट लिया दोनों ने मिलके तो उसको क्या बोलते हैं? को पार्टनर, को ओनरशिप बोलते हैं, पार्टनर नहीं। लेकिन दोनों ने प्लॉट परचेज करके उसको सेल करने का जो बिजनेस स्टार्ट किया हुआ, इस केस में उसको पार्टनर्स बोलेंगे। तो 3 पॉइंट्स हमारे कवर हो गए। फोर्थ पॉइंट सर हमारे लिए है जिसको हम बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। उसको हम क्या बोलते हैं? सिंपल म्यूचुअल एजेंसी। अब म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या होता है? म्यूचुअल एजेंसी का मतलब ये होता है कि जितने भी पार्टनर्स है या आपस में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रखो। अगर वो दूसरा बोलता है तो आप समझ जाओ, तीसरा बोलता है तो आप समझ जाओ, आप जो बोले वो दूसरा समझ जाए और आपस में मिलके काम करो। यही चाहती है पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसलिए उन्होंने एक क्लोज डाला, म्यूचुअल एजेंसी पार्टनर्स की होनी चाहिए। The business or partnership concern may be carried on by all partners or any of them acting for all. The statement has two important implications. First, every partner is entitled to participate in the conduct of the affair of the business. And second, that there exists a relationship of mutual agency between the old partners. मतलब सर क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि सभी पार्टनर्स के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तो ही आप अच्छे से बिजनेस रन कर सकते हो। अगर आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, आप कुछ और बोलोगे, सामने वाला कुछ और बोलेगा, आपका बिजनेस 2 महीने में ही खत्म। चलिए, तो each partners carrying on the business is the principal as well as the agent of the all other partners. अब सर ये क्या बोल रहे हैं? अब ये बोल रहे हैं कि अगर आपके 2 या 3 पार्टनर्स है, एवरी पार्टनर जो होता है उस बिजनेस का ओनर है। एवरी पार्टनर उस बिजनेस का ओनर है। ही कैन ब्लाइंड अदर पार्टनर्स विद द एक्ट्स एंड आल्सो बाउंड द एक्ट्स ऑफ द अदर पार्टनर्स विद रिगार्ड टू बिजनेस ऑफ द फर्म। यानी कि सिंपल सर, एक पर्सन किसी अदर पार्टनर्स के लिए काम कर सकता है। सब पार्टनर साइलेंट हो, एक पार्टनर एक्टिव रूप से काम कर सकता है। Okay, next, relationship of mutual agency so important that one can say that there would be no partnership if the element of mutual agency is absent. मतलब अगर म्यूचुअल एजेंसी नहीं हो तो सर आपका बिजनेस नॉर्मली बहुत रेयर केस में नहीं चलेगा। क्लियर हो गया आपको यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं सर। हम एक और इंपॉर्टेंट टास्क आपको यहां पे दिख रहा है, क्या है सर? हमारा नंबर 5, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। सर यह तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि सर हम बिजनेस क्यों करते हैं? हम बिजनेस पैसा कमाने के लिए करते हैं। तो जब प्रॉफिट हमें आएगा, हम जो भी गुड सेल्स करेंगे उससे हमको जो भी प्रॉफिट होगा वो डिस्ट्रीब्यूट तो करेंगे इसे ना, बस उसके लिए बात कर रहे हैं कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट आपका पहले से डिसाइड होना चाहिए कि आप कितना % प्रॉफिट कौन शेयर करेगा, कितना % किसके पास रहेगा। अनदर इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप इज दैट the agreement between partners must be share profit or losses of the business. So the definition contained in Partnership Act describe the partnership relation between people who agreed to share profit of business, sharing losses implied. मतलब सर ये है कि अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस
कर रहे हो, पार्टनरशिप बिजनेस अगर आप कर रहे हो, तो आपके जो प्रॉफिट है उसके तो लॉ डिसाइड होता है कि अगर 100 रुपए का प्रॉफिट आएगा तो 50-50 दोनों लेंगे। लेकिन सर लॉस हो गया तो कौन कितना देगा? सर जितना प्रॉफिट होता है उतना लॉस में भी कवर होता है। अगर लॉस हो गया तो भी 50-50 देना है, और प्रॉफिट हुआ तो भी 50-50 देना, फॉर एग्जाम्पल। एंड लास्ट पॉइंट है सर हमारी लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स। सर यानी कि पार्टनर्स की लाइबिलिटी क्या होगी इस पार्टनरशिप फॉर्म में? यहां पर बता रहे हैं सर, ईच पार्टनर इज लाइबल jointly with all other partners also severally the third party of all the act for firm done by is the partner। मतलब सब पार्टनर्स की जो लाइबिलिटीज होती है वो सब सेम होती है। ओके, नॉट ओनली दैट लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स एक्ट ऑफ द फर्म इज अनलिमिटेड, दिस इंप्लाइज दैट प्राइवेट एसेट्स कैन आल्सो यूज फॉर पेइंग ऑफ दिस बैड डेट्स। मतलब सर क्या है, समझाऊं मैं आपको, समझा देता हूं सर। हालांकि ऐसा हो नहीं, लेकिन आज के समय में ऐसा बहुत होता है। अगर पार्टनरशिप फर्म आपने की और बाय चांस आपकी पार्टनरशिप फर्म लॉस में चली गई, और आपके पास में ये जो लॉस है ना उसको भी पे करने का अमाउंट आपकी पार्टनरशिप फर्म के पास में एसेट्स नहीं है उतना कि आप अपने पार्टनरशिप फर्म के जो भी लॉसेज हैं, जो भी लाइबिलिटीज है, जो आपके लोन्स है, उस लोन्स को आप पे कर पाए, तो उस केस में इंडिविजुअल की भी कोई एसेट सेल की जाएगी और वो लाइबिलिटी पूरी की जाएगी। ये बात आप ध्यान रखें। तो यहां पर हम आगे देखेंगे, एक आता है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, एक होता है ऑर्डिनरी पार्टनरशिप, और एक होता है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है ये हम आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। तो यहां पर सर हमने 6 पॉइंट कवर किया। 6 पॉइंट जो हमारे बिजनेस के लिए जरूरी थी, वो 6 पॉइंट क्या है, एक बार जल्दी से जल्दी हम इसको फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। ये 6 पॉइंट हमारे लिए कौन कौन से थे। सबसे पहले था 2 और मोर पर्सन, इसके बाद हमने देखा था सर एग्रीमेंट, तीसरा होता है बिजनेस होना चाहिए, चौथा म्यूचुअल एजेंसी होनी चाहिए, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए, और 6 नंबर था हमारा लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर। तो ये 6 इसेंशियल पॉइंट्स हैं जो एक पार्टनरशिप फर्म को बताते हैं। अब हमने देखा था सर कि पार्टनरशिप डीड बनानी पड़ती है, यानी कि सर ये पार्टनरशिप डीड क्या होती है? पार्टनरशिप डीड एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें बिजनेस स्टार्ट करने से पहले कुछ डिसाइड कर दिया जाता है पार्टनर्स के बीच में कि कौन कितना पैसा लगाएगा, कौन कितना प्रॉफिट लेगा, कौन कितना विड्रॉल करेगा, कौन कितनी देर तक काम करेगा, कौन इंटरेस्ट लेगा या इंटरेस्ट देगा। ये सब कुछ क्लॉज आपके इस पार्टनरशिप डीड के अंदर होता है। पार्टनरशिप कम्स इनटू एक्सिस्टेंट एज ए रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट अमोंग द पार्टनर्स। पार्टनरशिप फर्म कब एग्जिस्टेंट होती है, कब आती है एक्चुअली पेपर पे? जब आपके एग्रीमेंट बनते हैं। द एग्रीमेंट कैन बी आइदर ओरल और रिटन, या तो ओरल या फिर रिटन। मैंने बोला था सर ओरल की तो कोई वैल्यू आजकल है नहीं। द पार्टनरशिप एक्ट डज नॉट रिक्वायर द एग्रीमेंट मस्ट बी राइटिंग, मतलब जरूरत तो नहीं है, बट वेन यूर इज राइटिंग द डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। जो भी एग्रीमेंट हम बनाते हैं उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। It generally contains the details about the all aspect affecting the relationship between the partners, including the objective of business। यानी कि उनके जो रिलेशनशिप है वो भी मेंटेन करते हुए बिजनेस का ऑब्जेक्टिव, पैसा क्या कमाना, पैसा कमाना इज द ऑब्जेक्टिव। कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल बाय ईच पार्टनर्स, रेशियो इन विच द प्रॉफिट एंड लॉसेस विल बी शेयर बाय द पार्टनर्स, एंटाइटलमेंट ऑफ पार्टनर्स टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन एक्ट, ये सब हम आगे कवर करेंगे। चलिए अब सर बात करते हैं कि कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड। यानी कि अगर आपको पार्टनरशिप डीड बनानी होती है तो उसके लिए आपको कौन कौन से कंटेंट है जो आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म एंड मेन बिजनेस, यानी कि सर ये जो फर्म है, आप जिस फर्म के नाम से रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो उसका नेम तो डिसाइड होगा ना। यस सर, तो पहला हमारा होगा उसका नेम। सेकंड, नेम एंड एड्रेसेस ऑफ द ऑल पार्टनर्स, सभी पार्टनर्स के नेम और उसके एड्रेसेस, उसके पेन, उनके आधार, ये सब की जरूरत वहां पर पड़ेगी। थर्ड पॉइंट, अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, यानी कि सर एक पार्टनर्स कितना बिजनेस में पैसा लगा रहा है वो हम यहां पर भी दिखाएंगे। अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म, कौन से ईयर की अकाउंटिंग में लेंगे उसको। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि पार्टनरशिप आपकी कब से स्टार्ट हो रही है। रूल्स रिगार्डिंग ऑपरेशन ऑफ बैंक अकाउंट्स, यानी कि सर ये जो बैंक अकाउंट होगा आपका फर्म का वो कौन ऑपरेट करेगा, इसके सिग्नेचर किसके होंगे, वो वाला। प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो, यानी कि सर आप जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा जो आपका वो शेयरिंग कैसे करोगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लोन और ड्रॉइंग, सर अगर किसी पार्टनर्स ने बिजनेस में ऐसा लगाया, कैपिटल लगाया या फिर उसने लोन दिया या फिर कोई ड्रॉइंग की, तो इसके ऊपर क्या इंटरेस्ट देंगे या फिर इंटरेस्ट लेंगे, यानी कि ये पार्टनर्स की बात चल रही है, इसकी बात चल रही है पार्टनर्स की। मोड ऑफ ऑडिटर अपॉइंटमेंट इफ एनी, यानी कि सर अगर कोई ऑडिटर अपॉइंट किया जाता है उस केस में। सैलरी
कमीशन इफ पेबल टू एनी पार्टनर्स, पार्टनर्स को अगर कमीशन सैलरी दी जा रही है, हम देखेंगे आगे। राइट ड्यूटीज, ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस, सेटलमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉर्म, डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर्स, रूल्स ऑफ फॉलो इन केस ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट डेट ऑफ पार्टनर्स, एनी अदर रिलेशन कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। यानी कि सर ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिससे एक पार्टनरशिप डीड प्रिपेयर की जाती है। और पार्टनरशिप डीड मतलब इज अ वन टाइप ऑफ एग्रीमेंट, और इस एग्रीमेंट के बेस पे आपका पेन नंबर जनरेट किया जाता है। क्लियर है सर? ये एक थ्योरिकल एस्पेक्ट था, ये बहुत समझना बहुत ज़रूरी था, इसके लिए हमने यहाँ पर उसको समझा। थोड़ा सा पॉइंट और है, ये हम बाद में नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इसको कवर करेंगे। 2.2.1 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, क्योंकि अभी आप थोड़े से ऐसे थक जाओगे, थ्योरी पार्ट कंसेप्ट करते करते हमारा माइंड जो होता है वो थक जाता है। आई होप कि आपने पूरा वीडियो देखा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, आपके जितने भी सर्कल्स के लोग हैं जो अकाउंट्स पढ़ना चाहते हैं, उन तक ये वीडियो शेयर करें। अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इसी तरह के रिलेटेड वीडियोस, यानी कि अकाउंट्स के रिलेटेड वीडियोस आपको हमारे इस चैनल पर मिलने वाले हैं। जो फ्री में आपको जो नॉलेज दे रहे हैं उसका आप कुछ रिवर्ट करो सर, आपको सब्सक्राइब करने में कोई नहीं जाता है आपका, ना तो आपको कोई पैसा देना पड़ रहा है, नहीं देना पड़ रहा है। तो इससे बेटर ये है कि आप एक बार क्लिक करके उसको सब्सक्राइब कर लो। अगर आपके एक सब्सक्राइब, आपका एक कमेंट आप मुझे बहुत मोटिवेशन देगा, आपका एक लाइक आप मुझे बहुत मोटिवेशन देगा, मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट बना सकूं। ऐसा मोटिवेशन के लिए आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी ये जो दोस्ती है ये आपकी और हमारी इस यूट्यूब के माध्यम से हो रही है, लेकिन आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। एकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट एक टेलीग्राम ग्रुप पे आप सर्च करेंगे, वहां पर आपको मिल जाएगा। तो वहां से आप हमसे जुड़ सकते हैं, किसी भी तरह की क्वेरीज है आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप अब हमसे गाइड ले सकते हैं। जो भी तरीके से हमसे हमारी हेल्प हो सकती है वो हम आपको बिल्कुल हेल्प करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।